ठीक है, तो आपके मन में ख्याल कैसे है कि आपको एमएससी करनी है और आपको जॉब नहीं करनी और आपको मास्टर्स की लाइन में जाना है, और कब आपने सोचा कि आपको तैयारी करनी है जेआरएफ की? फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आपने किस तरह से जेआरएफ को मतलब टैकल किया? किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया? कैसे आपने उसको अप्रोच किया सब्जेक्ट को? एग्जाम से कितना टाइम पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था? तो मतलब 115 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, और क्या उनको ड्रॉप करके तैयारी करनी चाहिए या फिर वो बीएससी के साथ साथ ही तैयारी कर सकते हैं? अगर आप भी जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको डेली रूटीन में करनी चाहिए, ये सारी चीजों के डाउट्स तो आपके मन में होंगे ही। बट टुडे विद आवरसेल्व्स on ACC platform we have our very special guest, that is Niharika Meher. She is from Odisha and she has secured All India rank 16 in ICAR JRF Horticulture 2025 exam with a score of 247 marks. और ये उन्होंने किया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आज हम उनसे ही जानेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे हम जानेंगे क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी, किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया, क्या क्या उन्होंने बुक्स को फॉलो करा और कैसे उन्होंने चीजों को करा। आप इससे काफी चीजें सीख पाएंगे और जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उनके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप वहां से अकॉर्डिंगली चीजों को कर भी सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री कोचिंग चंडीगढ़। माय नेम इज पल्लवी राणा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आज हमारे पास है जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के ऑल इंडिया रैंक 16 जिनके मार्क्स आए हैं 247 और इन्होंने ये अचीवमेंट अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अटेन करी है। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो इनका नाम है निहारिका मेहर एंड शी इज फ्रॉम ओडिशा। अब हम जानेंगे कि इनसे ही इनके बारे में कि कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया है और हाउ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इनको इतने अच्छे मार्क्स भी देखने को मिले। हेलो निहारिका। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। ओके, यू आर फाइन। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो माय नेम इज निहारिका मेहर, आई एम फ्रॉम ओडिशा। आई हैव completed my UG from horticulture from Odisha University of Agriculture and Technology. ओके, I started preparing for JRF horticulture and I secured All India rank 16 in horticulture. वेरी नाइस। ठीक है, तो आपके मन में ख्याल कैसे है कि आपको एमएससी करनी है और आपको जॉब नहीं करनी और आपको मास्टर्स की लाइन में जाना है, और कब आपने सोचा कि आपको तैयारी करनी है जेआरएफ की? तो मैं जब 4th ईयर में थी तब मेरा माइंड में आया कि मैं एमएससी करूंगी, क्योंकि मतलब मेरा जॉब करने का था, बट मेरा ये था कि मेरा एज नहीं था, एलिजिबल नहीं था जॉब के लिए। तो मैं अच्छा, सोची मैं एमएससी का भी ट्राई करूंगी, थोड़ा और कुछ सीखने को मिलेगा एमएससी में, तो इसलिए मैंने उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कब करी थी, मतलब कौन से मंथ से आपने प्रिपेयर करना शुरू करा या फिर किस ईयर से? मतलब 3rd ईयर के लास्ट से तो पढ़ रही थी, बट एक्चुअल प्रिपरेशन 4th ईयर से ही हुआ था। फोर्थ ईयर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आपने किस तरह से जेआरएफ को मतलब टैकल किया, किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया, कैसे आपने उसको अप्रोच किया सब्जेक्ट को? तो पहले तो मैंने थोड़ा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, किस पोर्शन से टाइप का क्वेश्चन आता है वो एनालाइज किया और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। हैंडबुक से पढ़ती थी रोज और वैरायटीज भी मेमोराइज करती थी और टेस्ट सीरीज लगाती थी, उसमें इससे बहुत हेल्पफुल हुआ। और ठीक है, अच्छा, बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाना। तो क्या आपने नोट्स बनाए थे, और वेराइटीज वाला पोर्शन आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि मेजर पार्ट हमें वेराइटीज का देखने को मिलता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, फ्लावर्स में, तीनों में आती है। तो उसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ है आपको तैयारी में और कैसे आपने उसको टैकल किया? तो मैम नोट्स तो ऐसा सच बनाया नहीं, मतलब जो नया कुछ मिलता था उसको हैंडबुक में ही या फिर ग्लॉसर में ही रिटर्न लिख देती थी। ठीक है, और पढ़ने के लिए तो डेली पढ़ती थी, ऐसा 10-15 कुछ डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी, तो थोड़ा उससे याद हो गया और उसी में टेस्ट भी लगाती थी तो उसमें वैरायटी का याद हो गया था। ठीक है, ओके। तो आपने रिविजन कितनी बार करी, हाउ मच टाइम रिवाइज? रिविजन तो किया मैम, मतलब 3-4 बार, बहुत बार किया रिविजन। 3-4 बार आपने रिविजन किया। ठीक है, एग्जाम से कितना टाइम पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था? एग्जाम से मैम 2-3 महीने पहले तो खत्म हो गया था सिलेबस। 2-3 महीने पहले तो, है ना? हाँ, तो सी गाइस, आपका भी एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम आने से एटलीस्ट 2-3 महीना पहले अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा तो ही हम प्रॉपरली रिवीजन के लिए टाइम निकाल पाएंगे, वरना रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलेगा। और जब तक अच्छी रिवीजन होगी तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है।
है ना निहारिका, आप बताओ तो क्या हाँ। रिवीजन इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है? मैम रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 10-12 बुक्स पढ़ने की बजाय आप एक बुक्स को बार बार पढ़े, उससे बेटर होगा। तो रिवीजन तो मस्ट है। ठीक है, तो एग्जाम वाले दिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? कोई प्लान था आपका कि आपने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अटेम्प्ट किया? तो मैम मेरा तो ये था कि ट्राई करूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि और ये था कि जो एसएसएन रिजल्ट क्वेश्चन भी आता है, तो मैंने ऐसा नोटिस किया था कि मैक्सिमम हर ईयर में मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता था। तो अच्छा। जो कंफ्यूजिंग लगता था उसमें फर्स्ट ऑप्शन मार देती थी। तो ऐसा, तो मतलब 115 तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली। वेरी नाइस, गुड अटेम्प्ट। मतलब जिसमें 50% श्योर हो तो वो कर लो attempt, कि शायद कुछ भी हो जाए। हाँ, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप दो हाँ। ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं और आप दो ऑप्शंस पे पहुंच रहे हैं, तो वहां पे आपको उतना सा रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क, नॉलेज के बेसिस पे, है ना? हाँ मैम। तो आपने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करी थी, उसके बारे में भी आप बच्चों को बताइए कि वो कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं। तो मैम जनरल एग्रीकल्चर के लिए तो नेमराज का पढ़ी थी, और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस के लिए ग्लॉस्टर्स हॉर्टिकल्चर, एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद वेजिटेबल साइंस के लिए भी ग्लॉस्टर्स, एसेंस, हैंडबुक, और एक था कंपाइल्ड वेजिटेबल साइंस, वो पढ़ी थी। और बाकी जो क्लोरी प्लांटेशंस और स्पाइस मेडिसिनल्स हो गया, उसके लिए ग्लॉस्टर्स पढ़ी। तो मतलब ग्लॉस्टर्स और हैंडबुक तो मस्ट है, तो वो एक स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको ही लेके चलना पड़ेगा। और मतलब मैंने मेडिसिनल स्पाइस पे इतना लोड नहीं दिया था, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे, एक ही दो क्वेश्चन आते थे। तो सारा फोकस फ्रूट वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर पे ही किया था मैंने। हाँ, मेजर पोर्शन एग्जाम का मेनली फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर वाला पार्ट ही रहता है। अच्छा, तीनों में हाँ, सबसे मुश्किल कौन सा लगा आपको? मुझे तो फ्लोरिकल्चर मुश्किल लग रहा था, तो फिर इसीलिए क्लास ज्वाइन की, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फ्लोरिकल्चर में जो मतलब श्रब्स एनिमल्स उनका जो साइंटिफिक नेम होता था, सब याद करने में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उनको तो याद करने के लिए क्या किया आपने? वही मतलब लिखती रहती थी उसका नाम बार अच्छा, बार। लिख लिख के आपने उनको याद किया। ठीक है, तो बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, और क्या उनको ड्रॉप करके तैयारी करनी चाहिए या फिर वो बीएससी के साथ साथ ही तैयारी कर सकते हैं? मैं बोलूँगी बीएससी के साथ ही कीजिए, मतलब ड्रॉप मत कीजिए। कि कोटे से भी अगर आप करोगे तो हो जाएगा, अच्छे से अगर पढ़ोगे 3-4 महीने में मतलब हो सकता है, अच्छा रैंक आ सकता है। और वही मतलब हैंडबुक को तो लाइन बाय लाइन पढ़िए। वॉल्यूम 1 को अच्छे से पढ़िए, वॉल्यूम 2 से तो उतना कुछ आता नहीं है, वॉल्यूम 1 जो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और वैरायटी जितना हो सकता है याद कीजिए, रिसेंट वैरायटी जो रिलीज हो रहा है। लाइक अच्छा, मैथ्स वेराइटीज को याद करने के अच्छा ये बताओ, वेराइटीज को याद करने के लिए कोई बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए तरीका? ऐसा, हाँ सेम सेम नाम वाला जो अर्का वाला हो गया, तो उसको एक में लिख के ऐसा याद कीजिए, तो वो बेटर रहेगा, अर्का वाला, भूसा वाला। आपने किस तरह से वेराइटीज को याद करा था, लिख लिख के? हाँ मैं तो लिख लिख के याद करती थी। अच्छा, आप लिख लिख के वेराइटीज को याद करते थे। हाँ। ठीक है, तो मतलब बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और पर डे वो कितने आवर्स निकालने पढ़ने के लिए? हाउ मेनी आवर्स? मतलब अभी तो जो लोग फोर्थ ईयर में होगा, तो अभी तो टाइम तो होता नहीं है, मतलब कॉलेज का काम होता रहता, तो जो भी टाइम मिल रहा है ऐसा उसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फोकसली। तो मैं तो पढ़ती थी छुट्टी के दिन, ऐसा 10-12 घंटे पढ़ती थी, बट बाकी के दिन ऐसा 5-6 घंटे ही हो पाता था, ज्यादा नहीं हो पाता था। अच्छा, आप कितना घंटा पढ़ते थे? सॉरी, रिपीट करना एक बार। मतलब जिस दिन कॉलेज नहीं होता था उस दिन 10-12 घंटे पढ़ती थी, और अच्छा, बाकी के दिन 5-6 घंटे। 5-6 मतलब आपने कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करके रखी, हर रोज हाँ। आपने 5-6 घंटे की एवरेज निकाली। हाँ। ठीक है, एंड डिस्पाइट ऑफ योर क्लासेस, जो क्लासेस आपकी चलती हैं वो अलग। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब हर रोज आपको, देखो हर चीज में कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 5 to 6 आवर्स हर रोज निकालना आसान काम नहीं होता, और वो भी जब आपके पास कॉलेज चल रहा होता है। स्टिल आपको 5 to 6 आवर्स डेली लगाने हैं, और साथ के साथ जो वीकेंड्स है उनको भी आपने वेस्ट नहीं करना है, उनको भी आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ना? हाँ। तो अब आप मुझे ये भी बताओ फिर कि जो इतना टाइम हमारे पास रह गया, अब लिमिटेड टाइम, अब हमारे पास ऑलमोस्ट 60 to 90 डेज ही बचे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम कब आता है कब नहीं आता। तो उसके लिए बच्चों की स्ट्रैटेजी किस तरह से रहनी चाहिए? तो अभी बहुत ग्रुप्स में मैसेज आएंगे कि ये बुक्स पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, तो उतना मत पढ़िए, अभी एक दो ही पढ़िए। जो जैसे हैंडबुक रहा तो उससे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, और टेस्ट लगाइए जितना हो पा रहा है। तो वही बिल्कुल। बोलूँ, मतलब ज्यादा बुक्स में फोकस मत कीजिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो अभी और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज ने किस तरह से हेल्प किया? आपने टेस्ट सीरीज ली थी, टेस्ट सीरीज लगाई थी? हाँ।
तो टेस्ट सीरीज ने तो बहुत हेल्प किया था उससे, मतलब एक तो टेस्ट सीरीज में पता लगता है किस क्वेश्चन में, किस पोर्शन में आपका गलत हो रहा है। फिर जो रैंक आता है उससे पता लगता है कि मैं थोड़ा और पढ़ूंगी तो मेरा थोड़ा और अच्छा मार्क्स आ पाएगा, तो उससे थोड़ा हेल्प हुआ था। और क्लासेस भी जो होती थी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा था, तो बहुत हेल्पफुल। ठीक है, वेरी नाइस। तो देखो गाइज, जो आपका जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है, एग्जाम उतना टफ नहीं है। इस स्टूडेंट ने भी हमारे पास 3rd ईयर या फिर 4th ईयर से तैयारी करना स्टार्ट करी थी, और विद इन, है ना, इसने अपने कोर्स के साथ साथ ही 4th ईयर के साथ साथ ही एग्जाम को भी क्रैक किया है इन द सेम ईयर इटसेल्फ, और पहले ही साल में ऑल इंडिया रैंक 16 लेके आए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल भी छोटी बात आपके पास से नहीं है। इट इज अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट, ठीक है। और मार्क्स पे इनके 247 हमारे पास आते हैं, तो ये हमारे पास एक इंस्पिरेशन बनते हैं, और आपको भी इनकी स्ट्रैटेजी से सीखना चाहिए। हमें कभी भी बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जो भी टाइम आपको मिलता है उसको पढ़ने में यूटिलाइज करो। साथ के साथ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चीजों को रिवाइज करना है, आपको टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, और आपको क्लासेस तो लगाने ही है, चलो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल देखने को मिलेंगी। तीनों ही चीजें आपके पास आती हैं, राइट। हाँ मैम। एनीथिंग एल्स निहारिका जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहती हैं? भाई रिवीजन ही कीजिए, अभी तो रिवीजन का ही टाइम है, अभी ज्यादा मत पढ़िए उतना। और जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे, ये नहीं कि मतलब 10-12 घंटे पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, हाँ। 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िए। अच्छा, फिर एग्जाम डे के लिए बच्चों को टिप्स दे दो कि उनको कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मतलब जो आ रहा है तो पहले वो ऐसा अच्छे से कर लो, और मैं बोलूंगी कि जो एक्सेप्शन रीजन होता है वो तो अटेम्प्ट करो, अगर नहीं भी आ रहा है ना तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन मार दो, क्योंकि वो होता है 90% वही करेक्ट होता है। वो तो आपको पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस क्या पैटर्न है। तो पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए आप लोग में, पीवाईक्यू जो भरत सिंह हड्डा का जो बुक्स है उसमें पास्ट 20 या 25 ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। और जितना ज्यादा हो पाए उतना अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी हो कि पहले आप कुछ क्वेश्चंस करेंगी, बाद में आप कुछ क्वेश्चंस करेंगी, ऐसा कुछ पैटर्न आपने फॉलो किया था? ऐसा नहीं था मैम, जो फ्रूट वेजिटेबल जो मिलता है उसमें उस तरह से आपने किया था। ठीक है, फिलहाल आप कौन से कॉलेज में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ, फ्रूट साइंस में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन आपको निहारिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि निहारिका ने किस तरह से अपनी अचीवमेंट पाई है, और कैसे उन्होंने जेआरएफ हॉर्टिकल्चर क्लियर करके बीएचयू में एडमिशन भी लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए थी, एक गाइडेंस वीडियो, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजों को आपने फॉलो करना है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं बुक्स की लिस्ट इस कमेंट्स में भी डाल दूंगी, ठीक है, बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं मेंशन कर दूंगी, तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, ठीक है निहारिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे भी आप ऐसे ही तरक्की करो। आपका एआरएस का प्लान भी है, एआरएस एसआरएफ? हाँ, ठीक है, तो उसकी तैयारी भी स्टार्ट हो गई है? अभी तो स्टार्ट उतना नहीं हुआ है, अभी पढ़ूंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर। यू। थैंक यू। तो जैसे कि आपने ये सेशन अभी देखा, जिसमें हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया था, और इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज को हमने लिमिटेड रखना है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना है। मेन रिसोर्सेज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं, एंड द की इज कंसिस्टेंसी एंड रिविजन। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप 5 से 6 घंटा हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज आप निकालते हैं, और जैसे कि निहारिका ने कहा कि वो वीकेंड्स पे 10 to 12 आवर्स निकालती थी, अगर आप उतना टाइम निकाल पाते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। इन द एंड यू विल हैव रिजल्ट्स। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपके पास एग्जाम आ रहा है, एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि तभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा रिवीजन करने के लिए। अगर आप आखिरी डे तक सिलेबस ही करते रहेंगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम प्रॉपरली नहीं बचेगा। तो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर आपके पास बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, पर हाँ, इट इज अ स्ट्रैटेजिक एग्जाम। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक प्रॉपर रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे, और उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, आप भी निहारिका की तरह पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अब हम मिलेंगे और भी सक्सेस स्टोरीज के साथ, और भी स्टूडेंट से हम जानेंगे कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रही थी, और किस तरह से आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एंड इफ आई टॉक अबाउट निहारिका,
निहारिका इज अ स्टूडेंट जो मुझसे एक्टिवली ग्रुप में डाउट्स भी पूछती थी, हमेशा इंटरेक्ट करती थी और अपनी क्वेरीज लेके हमेशा मेरे पास आती थी। आई यूज टू सॉल्व द डाउट्स, मैं उसके आंसर्स भी करती थी और मुझे हमेशा से आई हैड हाई होप्स फ्रॉम हर। मुझे पूरी उम्मीद थी कि शी विल श्योरली सिक्योर अ रैंक। और जब उसका रैंक आया, उसने अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो ग्लैड, आई कुड नॉट कंट्रोल माई जॉय। आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि वाओ शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी गॉट सच अ गुड रैंक। आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज हमें भी खुशी मिलती है जब आप अच्छा रैंक लेके आते हैं, आप अच्छी मेहनत करते हैं, तो हमें लगता है शायद हमारी मेहनत भी रंग ले आई है। तो बिल्कुल इसमें सारी मेहनत आप बच्चों की ही होती है। मैं हमेशा आपको ही बोलती हूँ कि आपका एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपने ही सब कुछ किया है, व्हाट यू हैव डन। बट यस, उससे हमें भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी मेहनत करिए और फिर हम आपकी भी सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड विद एग्री कोचिंग चंडीगढ़।